हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आज की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की फिजिक्स की क्लास में हम चैप्टर 6 को लेके आए हैं और इस चैप्टर 6 के 1 शॉट के वीडियो में आज हम पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, सारे टॉपिक्स को इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैप्टर से कुछ नहीं तैयार किया है तो इस चैप्टर से अभी हम जितने भी टॉपिक्स बताने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए हमारा आज का जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपके ये 1 घंटे से कम का ही वीडियो होगा। और इस 1 घंटे के कम के वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको इस लेसन से जितने भी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं, खूब पूछे जाते हैं, सब के बारे में तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अपनी तैयारी शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और देखते हैं सबसे पहला हमारा टॉपिक्स क्या है। देखो बच्चों, इस लेसन से सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, भाई हमारा लेसन क्या है? लेसन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा कुंडली है, मान लीजिए कोई हमारा कुंडली है और इस कुंडली में जो है क्या है, इसके समीप जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यानी कुंडली के समीप जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो जब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यानी इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे इसमें इसके विरोध में जो है इसमें जो है धारा प्रवाहित होती है। तो यह घटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। देखिए इसमें हमने लिखा है जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। मान लीजिए कुंडली है लगी, कुंडली लगी हुई है और यहाँ पर हम चुंबक जो है इसके आसपास जो है बार बार जो है इसमें गति कराते हैं, यानी चुंबक को नजदीक लेके आते हैं। तो जिसके कारण उनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई कुंडली के समीप जब हम किसी चुंबक को लेके आते हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है और फिर कुंडली में एक प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इस कुंडली में जो है एक प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। भाई ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो जो हम चुंबक को नजदीक लेके आ रहे हैं, मान लीजिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जब चुंबक को नजदीक लेके आते हैं तो उसके कारण धारा बह रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। भाई प्रेरणा कहाँ से मिली? चुंबक के द्वारा ही मिली है, तो इसीलिए इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी एक दूसरे में जो है हलचल होती है, गति होती है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। भाई जब हलचल होगा, एक दूसरे में हलचल होगा तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण इसमें एक धारा जो है प्रवाहित होती है। तो इस घटना को यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है किसके कारण हो रहा है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा है। तो इस घटना को जो है हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? भाई एक साइंटिस्ट अरिस्टड थे। अरिस्टड ने कहा धारावाही चालक के कारण जो है उसके समीप के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी यदि किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी का विपरीत जो है फैराडे ने कहा कि यदि किसी धारावाही चालक को जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक में जो है धारा प्रवाहित हो जाती है। उसके जस्ट अपोजिट जो है इन्होंने बताया था। ठीक उसी प्रकार ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है कि मान लीजिए हमारा ये कुंडली है, कोई धारावाही कुंडली है और अगर कुंडली को हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में लाते हैं तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसमें एक धारा जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होना ही इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। यानी जब किसी कुंडली को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के आसपास लेके आते हैं तो उसके नजदीक लाने में, एक दूसरे के संपर्क में लाने पर कुंडली में जो है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। देखो भाई अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है वो है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या होता है
और इसकी बीमा क्या होती है। तो ये जो है अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप से क्वेश्चन इसमें जो है पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। भाई चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है, ये हमारा कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ है और जिस पर जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है लगाया गया। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया पृष्ठ से, और इस पृष्ठ से जो तल के लंबवत, भाई इसके लंबवत जो है ये बल रेखाएं जो है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है गुजरती हैं। यानी इस पृष्ठ से लंबवत जो है चुंबकीय बल रेखाएं, ये हमारा पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है और ये रेखाएं जो आपको दिख रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है ये? चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी पृष्ठ से, यानी पृष्ठ हमारा तल है, इसको पृष्ठीय तल बोला जाता है, जब किसी पृष्ठ से तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम जो है चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। भाई वही कहा गया चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ये कौन, ये जो हमारा पृष्ठ है इसको मान सकते हैं कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के, उसके लंबवत किसी तल से, ये हमारा एक पृष्ठ जो है एक तल है, इसको आप पृष्ठ कह लीजिए चाहे तल कह लीजिए, यानी पृष्ठ के यानी तल के लंबवत, अब देख रहे हो लंबवत गुजर रही ना, इसके भाई पृष्ठ हमारा ऐसे है और चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर को जा रही हैं तो लंबवत जा रही है, यानी उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो हमारा फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप बता सकते हैं फाई बराबर, भाई चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बी होगा और जो है हमारा भाई तल जो होगा पृष्ठ होगा ए होगा, तो बी ए, यानी फाई बराबर बी ए होगा। क्या होगा? फाई बराबर बी ए होगा। तो वही कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, ये हमारा पृष्ठ हो गया, तल हो गया, और तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए। और अब मान लीजिए यही हमारा जो तल है, इसी तल के कोई पृष्ठ है, तल है, अब तल पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हो वो किसी कोण पर आपतित हो। कैसा आपतित हो? किसी कोण से निकल रही हो। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है अगर देखा जाए तो किसी कोण पर निकल रही हो, तो अब चूंकि कोण पर निकल रही है तो यहाँ थीटा कोण बना रही है, तो यही हमारा फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया नहीं? भाई एकदम लंबवत गुजरेगी, तो लंबवत अगर गुजर रही होंगी तो ये हमारा फाई बराबर बी ए हो जाएगा। अब यही चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रही हैं अगर किसी कोण पर, थीटा कोण से निकल रही है, तो कोण पर अगर आपतित हो रही है तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप सीधा सीधा कह देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो हमारा जो है चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? या आप ऐसे कैसे, कोई हमारा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाते हैं। जैसे आपने वैद्युत फ्लक्स का नाम पढ़ा होगा कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वहां का क्या था, वो वैद्युत क्षेत्र था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E थी। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र के भी तल के लंबवत जो है गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो थी, चूंकि वैद्युत क्षेत्र था और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजर रही थी, तो उसे हम वैद्युत फ्लक्स बोले। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही, जैसे वैद्युत क्षेत्र वैसे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, कोई पृष्ठ है, तल है, और तल जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न किया गया है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न की जा रही है। कौन सी बल रेखाएं उत्पन्न की जा रही है? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न की जा रही है। तो अब लंबवत चूंकि उत्पन्न की जा रही है तो इससे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फाई बराबर बी ए होता है। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हमारी गुजर रही है किसी कोण पर आंतरित होती है, थीटा कोण पर आंतरित होती है, तो हमारा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाता है। समझ में आया? याद हो जाएगा। अब अगर इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, यानी ये फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो एक बात याद रखना, इसका मात्रक जो होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। याद कर लेना भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है
वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। और रही बात इसकी, अगर बीमा की बात की जाए, बीमा क्या होती है याद कर ले, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए की पावर 1 हो जाएगा। यानी इसकी जो बीमा होगी यम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये है इसका मात्रक वेबर होता है और बीमा यम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए की पावर माइनस 1, ये इसकी बीमा होती है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर bA होता है। अगर ये रेखाएं जो है किसी कोण पर आंतरित होती है तो ये हमारा हो जाता है फाई बराबर bA cos थीटा हो जाता है और इसका मात्रक वेबर होता है और इसकी बीमा जो होती है ml स्क्वायर टी माइनस टू ए इनवर्स होता है। समझ में आया? हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा जाता है इस लेसन से, वो हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम बताओ। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दो नियम होता है, एक प्रथम नियम है और दूसरा द्वितीय नियम है। तो चलिए दोनों नियमों को हम बारी बारी समझ लेते हैं। भाई प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, यानी मान लीजिए ये हमारा कोई परिपथ है, ये हमारा मान लीजिए कोई परिपथ है और इस परिपथ में जो है हम क्या करते हैं, इसके जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं इसके मान में जो है हम लगातार परिवर्तन जो है करते हैं। तो वही कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई ये हमारा कुंडली है, परिपथ है और इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ में धारा प्रवाहित ना करके हम इसके दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है हम लगातार परिवर्तित करते हैं, बार बार जो है बदलते रहते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बार बार बदलेंगे तो इस कुंडली में जो है एक धारा जो है अपने आप उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में जो है एक जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वही कहा गया है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? ये हमारा जो है कोई परिपथ है और ये इसके दोनों ओर जो है चुंबकीय फ्लक्स लगाया गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है और चुंबकीय क्षेत्र का मान जब हम बार बार बदलते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे इसमें एक धारा जो है प्रवाहित होती है। और जब तक हम फ्लक्स के मान का परिवर्तन करते रहते हैं तब तक ये धारा बहती है और जब फ्लक्स मान परिवर्तन बंद कर देते हैं तो ये हमें धारा जो है प्रवाहित होना बंद हो जाती है। यही बताया गया है फैराडे के प्रथम नियम में। समझ में आ गया? फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में जो है या परिपथ में जो है एक प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे इसमें एक धारा जो है प्रवाहित होती है। समझ में आया? एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, बस इतना करना है। अब द्वितीय नियम के अनुसार क्या कहते हैं? फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यानी फैराडे के दूसरे नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा होगा E, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है हमारा E होता है और ये क्या होता है? कह रहा है कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है फाई होता है। अब चूंकि फ्लक्स की परिवर्तन कह रहा है तो भाई फ्लक्स परिवर्तन होगा तो डेल्टा फाई होगा और इसकी दर जो होती है परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा टी हो जाएगा, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। कुल मिला के विद्युत वाहक बल जो हमारा ई उत्पन्न होता है ये फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई और उसकी दर यानी डेल्टा टी। अब ये डेल्टा फाई का होता है भाई सीधी सी बात है, ये डेल्टा शब्द जो है वहां प्रयोग किया जाता है जब दो फाई के बीच में चाहे डेल्टा कहीं भी लगाया गया हो तो दो का डिस्टेंस के बीच का निकालने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये फाई 1 माइनस फाई 2 हो जाएगा या आप कह सकते हैं इसको फाई 2 माइनस फाई 1। अब फाई 2 से फाई 1 के बीच का निकालना हो तो डेल्टा फाई प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर डेल्टा टी की बात कर लिया जाए तो क्या लिखा जाता है? T2 माइनस T1, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं डेल्टा लिखा जाए, D भी लिखा जाता है, D फाई और D T हो सकता है, ऐसा भी लिखा जाता है। अब ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है
इसको हमेशा माइनस में आपको देखने को मिलेगा, माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा जो है फैराडे का दूसरा नियम जो है, कहते हैं कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो जो है परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर का मतलब हुआ समय, यानी समय से इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई बात? अब अगर इसी पर इसके हिसाब से रखा जाए तो हमें जो फार्मूला मिल जाएगा ई बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस रहेगा, और अगर यहाँ डेल्टा फाई की जगह पे इसको रखते हैं तो हमारा मिल जाएगा फाई टू माइनस फाई वन, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और बटे में ये हमारा T2 माइनस T1 ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला जो है निकल करके जो है इस तरीके से भी प्राप्त हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये ई का है, आप ई को ध्यान रखिएगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब अगर ये कहा जाए कि यदि कुंडली जो हमारी बनी है उसमें फेरों की संख्या n हो, आप कह सकते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो अब जब फेरों की संख्या n होगा तो यही हमारा जो विद्युत वाहक बल है इसमें n ऐड कर देंगे और कुछ नहीं कर, तो ये हमारा आ जाएगा E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये फार्मूला हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा यदि फेरों की संख्या n ऐड करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये है हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय संबंधी द्वितीय नियम। तो दोनों नियम समझ में आ गया होगा भाई। पहला नियम जो है सीधा सीधा कह रहा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। पहला नियम कहता है, और दूसरा नियम कहता है इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ई बराबर हो जाएगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। और चूंकि इसको अक्सर जो है माइनस लगा के लिखा जाता है क्योंकि इसका मान जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा फाई डेल्टा टी अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, इसको अगर यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा, और यदि कुंडली में फेरों की संख्या n लगी हो तो ई बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी जो है हमें फार्मूला मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अगली परिभाषा जो आपके इस चैप्टर से पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है नंबर लगा के, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है इस पर आधारित लेंज ने जो है एक नियम दिया। अब लेंज ने नियम क्या दिया है, जैसे अभी अभी हमने कहा कि यदि कोई हमारा कुंडली हो या हमारा चालक हो और चालक के समीप जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बदला जाता है, तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसी पर आधारित लेंज जो है थोड़ा उल्टा जो है अपना नियम दिए हैं। क्या नियम दिए हैं? इन्होंने कहा कि लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, यानी जो कुंडली है या परिपथ है तो उस परिपथ में जो प्रेरित धारा होती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ होता है। यानी अब ये जो जिसके कारण वहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है उस कारक का जो है वो विरोध करता है। बस यही जो है लेंज का नियम जो है उसके अपोजिट इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, यानी उसकी जो दिशा होती है सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई होती है। यानी जो उत्पन्न होती है वो अपने कारण का विरोध करता है। भाई आप किसी को ऐसे धक्का दोगे तो वो भी अगर सक्षम होगा तो आपको विपरीत धक्का जो है देता है। तो ठीक मान लीजिए ये हमारा कुंडली है और इस कुंडली के अगर आप इर्द गिर्द भाई चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स परिवर्तन की दर करते हैं तो इसमें जो है धारा बहती है। तो धारा जो बह रही है, काहे को धारा बह रही है? धारा इसलिए बह रही है कि जो आप चुंबकीय क्षेत्र बार बार परिवर्तित कर रहे हो तो ये धारा बह करके उस कारण का विरोध करता है। समझ में आया? इन्होंने यह बताया कि भाई आपने बार बार फ्लक्स परिवर्तन किया, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करते हो कुंडली के समीप,
तो कुंडली में धारा बहती है, तो धारा इसलिए बहती है जो आप कारण लगा रहे हो, फ्लक्स परिवर्तन कर रहे हो, तो उसके विरोध में वो जो है धारा बहती है। समझ में आई बात? यही इसमें बताया गया है कि लेंज के नियमानुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, या आप कह सकते हैं अथवा प्रेरित धारा की दिशा, यानी प्रेरित धारा बह रही है तो उसकी दिशा जो होती है सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई होती है। भाई तुम धक्का लगा रहे हो, उसे बार बार चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल रहे हो, तो उसमें हमारे गुस्से में उसमें धारा बह गई। तो धारा क्यों बह गई? क्योंकि आप बार बार उसको जो है परेशान करते हो, तो उसके विरोध में जो है वो धारा बहती है। समझ में आ गया? तो ये हमारा है लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। लेंज ने जो है ये बात बताई है। तो ये तो हो गया आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो इस लेसन का बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए हर साल ये पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन बनता है स्वप्रेरण क्या होते हैं और स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हो? ये बहुत पूछा जाता है। साथ में इसका मात्रक है और इसका बीमा है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्वप्रेरण क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं, और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है इसको भी लगे हाथ जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्वप्रेरण की अगर हम बात करें तो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, हमने आपको कहा भाई ये कुंडली है और कुंडली से बद्ध अगर हम इसमें जो है इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रहे हैं, तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है, कैसे उत्पन्न हुआ? ये अपने आप उत्पन्न हुआ है ना। तो जब अपने आप उत्पन्न हुआ है तो इसी को स्वप्रेरण यानी अपनी प्रेरणा द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए इसको स्वप्रेरण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? हमने यही लिखा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, ये हमारा कुंडली है और कुंडली जो है इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है हम लगातार जो है परिवर्तित करते हैं, यानी कम ज्यादा इस तरीके से परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन होने पर इस कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब उत्पन्न हो रहा है? अरे जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हो तब उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं उत्पन्न हो रहा है कि लगाए हो बस अपने आप उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं उत्पन्न हो रहा है। जब हम कुंडली के समीप जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है अपने आप उत्पन्न होता है। जब अपने आप उत्पन्न हो रहा है तो उसी को स्वप्रेरण, यानी यह घटना जो हो रही है अपने आप उत्पन्न होने की जो घटना हो रही है इसी को स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? स्वप्रेरण क्या है? यानी कुंडली में जो अपने आप फ्लक्स परिवर्तन दर के कारण, फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह घटना स्वप्रेरण कहलाती। क्लियर हो गया होगा? अब बात करते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है। अब गुणांक है तो इसको कुछ ना कुछ जो है इसको संख्यात्मक मान के रूप में प्रेजेंट करोगे ना, ऐसे थोड़े कि हाँ परिवर्तन कर दिया धारा उत्पन्न हो गया। इसको बताएंगे, लिख के बताएंगे। कैसे बताओगे? तो यही लिख के संख्यात्मक मान जो होता है वही जो है स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। चलो देखते हैं कैसे है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यानी क्या? किसी कुंडली, जो कुंडली लगाए हैं इसका जो स्वप्रेरण गुणांक होगा उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की संख्यात्मक मान, यानी अब इस कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसका मान कितना है। भाई इसको मापेंगे ना, किसी न किसी तरह से इसको किसी न किसी चीज से मापेंगे कितना मान जो है हमें प्राप्त हो रहा है। तो वही कह रहा है कि विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। यानी एकांक धारा परिवर्तन दर जो होता है वह उसके संख्यात्मक मान के बराबर होता है। भाई कुंडली है तो कुंडली में जो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे, कुंडली है, कुंडली में जब हम चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित करेंगे तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ये उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है, यानी ये जितना उत्पन्न हो रहा है संख्यात्मक मान के बराबर हो रहा है किसके? जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न
होता है, यानी कुंडली में जो धारा परिवर्तित हो रहा है उसके एकांक मान के बराबर होता है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है भाई, ये हमारा होगा फ्लक्स परिवर्तन जो समानुपाती होगा I, यानी जितनी धारा परिवर्तन होगा वो फ्लक्स के बराबर होगा। और इस समानुपाती को हटाओगे तो बराबर लगाओगे तो एक हम नियतांक L रखेंगे और यही नियतांक L जो होता है वह स्वप्रेरण गुणांक जो है कहलाता है। अब इसका हम अवकलन करते हैं, अवकलन, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो लिख सकते हैं अवकलन करने पर, यानी जो फाई बराबर Li है इसका अवकलन करेंगे तो बाई फाई का हो जाएगा डी फाई हो जाएगा और ये हमारा dt हो जाएगा बराबर बाई टी, इधर भी लगाया है तो इधर भी टी हो जाएगा, तो ये हमारा d अपान टी हो जाएगा और L जो है I रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से डी फाई अपान डी टी बराबर डी अपान डी टी और Li ये रहेगा। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो ये हमारा डी फाई अपान डी टी जो होगा बराबर ये L जो है आगे आ जाएगा और ये हमारा डी आई हो जाएगा अपान डी टी हो जाएगा। और डी फाई अपान डी टी जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, अभी अभी हमने इससे पहले बताया था। और L तो रहेगा ही रहेगा और ये हमारा डी आई अपान डी टी हो जाएगा। तो अगर अब हमें L का मान निकालना है तो L बराबर भाई हमें स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, तो इसके बराबर जब निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ई ऊपर हमारा आ जाएगा और ये हमारा डी आई अपान डी टी हो जाएगा। यही जो है हमें L का मान जो है स्वप्रेरण गुणांक जो है प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। यदि अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यदि बाई डी आई अपान डी टी हमारा जो हो इसको एकांक कर लिया जाए, एक मान लिया जाए, तो हमारा L जो होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो वही लिखा गया है इसमें, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है L, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा E है इसका जितना मान होता है इसके बराबर होता है। कब? जब उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, यानी जो धारा परिवर्तित हो रहा है डी आई अपान, ये जो लिखा गया है ये धारा परिवर्तन ही तो है। अरे डी आई अपान टी क्या है, धारा परिवर्तन है, डी आई अपान डी टी। और ये जब एकांक मतलब एक कर दिया जाता है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर जो है स्वप्रेरण गुणांक हमारा होता है। यही हमने लिखा है और यही हमने यहाँ पे बताया। समझ में आई बात, कुछ नहीं करना है। यही हमारा फाई बराबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करेंगे उतने धारा बहेगी। तो अब इस समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक L लाएंगे। अब इसका अवकलन करेंगे तो हम यहाँ डी फाई अपान डी टी हो जाएगा और ये डी अपान डी टी हो जाएगा। इसको इधर लिखेंगे तो ये हमारा डी फाई अपान डी टी बराबर L हो जाएगा, डी आई अपान डी टी हो जाएगा। अब चूंकि हमें L निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, तो हमें ये भाई अब इसकी वैल्यू जो है E होता है और ये इतना आ जाएगा। तो L हमें जब ज्ञात करना है तो L बराबर ये इधर जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब ये यदि हम डी आई अपान डी टी बराबर 1 कर ले, एकांक मान ले, तो एकांक मानेंगे तो L उतना होगा जितना हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। समझ में आ गई बात। तो ये है स्वप्रेरण गुणांक। अब अगर इसका हम मात्रक, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक पूछा जाता है, तो अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है ध्यान रखना हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी, यानी स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम बीमा की बात करें, यानी बीमा क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ए की पावर माइनस 2, ये इसका जो है बीमा जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी इसकी बीमा जो होती है यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए की पावर माइनस 2 जो है, ये इसका बीमा जो है स्वप्रेरण गुणांक का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है इस चैप्टर से, वो है अननोन प्रेरण क्या होता है, यानी अननोन प्रेरण किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। और साथ में अननोन प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं ये भी खूब पूछा जाता है। और जो है इसकी बीमा है और इसका मात्रक क्या होता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि अन्योन प्रेरण होता क्या है। अन्योन प्रेरण नाम क्या रखा गया है, अन्योन प्रेरण, यानी दूसरे के द्वारा जो है, जब किसी दूसरे में जो है भाई एक के द्वारा किसी दूसरे में जो है प्रेरण की घटना जो है उत्पन्न हो, भाई एक भाई दूसरे में उत्पन्न हो रहा है ना,
भाई विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक में धारा का मान परिवर्तित कर रहे हैं, तो एक में धारा तो बहना ही चाहिए, साथ में साथ किसी दूसरे में भी धारा परिवर्तित हो जाए, तो यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। समझ में आए? यानी प्रेरण की घटना जो है एक कुंडली में के साथ साथ उस दूसरी वाली कुंडली में भी, भाई सामने रखे दूसरे कुंडली में भी अगर उत्पन्न होता है तो यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? भाई एक को देख करके दूसरा भी अगर तरक्की कर जाए तो यह घटना जो है अन्योन प्रेरण कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए ये हमारी कुंडली है और इस कुंडली में जो है हम क्या करते हैं कि इस कुंडली में जो है हम विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, और इस कुंडली में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं तो जो सामने बगल वाली कुंडली रखी होती है तो इसमें भी जो है भाई इसके मान में जब परिवर्तन करते हैं तो इसके बगल वाले में भी जो है विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है। तो वही कहा गया है कि जब किसी एक कुंडली में, क्या कहा गया कि जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में जो है परिवर्तन करने पर, यानी एक कुंडली में धारा के मान में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में, तो ये जो बगल वाली दूसरी कुंडली रखी होती है भाई, पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना, यानी दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होती है या घटना जो होती है वो अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन का मतलब दूसरे में उत्पन्न होना, यानी एक के द्वारा दूसरे में जो घटना उत्पन्न होती है उसे अन्योन प्रेरण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाई जब किसी एक कुंडली में, मान लीजिए हमारा एक कुंडली है और इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में हम जो परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है इसे हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया अन्योन प्रेरण क्या है? अब बात कर लेते हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो देखो दो कुंडलियों का ये जो दो कुंडलियां होती है, ये जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है, एक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जितना हमारा इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसी के ये बराबर होता है। यानी भाई एक कुंडली है और इस कुंडली में जो हमने फ्लक्स परिवर्तन किया है, इसमें विद्युत वाहक बल जो लगाया है उसी के मान के बराबर जो होता है दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के जो जितना उत्पन्न होता है दूसरी कुंडली में, वो पहली वाली कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। समझ में आ गया भाई? इसमें जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो प्रथम कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। कब होता है? जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दर एकांक होने पर, यानी पहली वाली कुंडली में जब धारा का मान एकांक परिवर्तन होता है तो जितना होता है उतने के बराबर होता है। चलिए इसको हम फार्मूले द्वारा देख। भाई आप कह रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स परिवर्तन φ2 हो रहा है समानुपाती हो रहा है प्राथमिक कुंडली यानी पहली कुंडली में जितना धारा हम परिवर्तित कर रहे हैं उतने हमारा दूसरे में फ्लक्स परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो ये हमारा दूसरी कुंडली का है, इसको φ2 लिखेंगे, तो ये हमारा φ2 बराबर अगर लाएंगे, बराबर इसको समानुपाती हटाएंगे, बराबर लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक नियतांक यम हो जाएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यम हो जाएगा और फिर यम I1 हो जाएगा। अब इसको और ठीक करेंगे भाई, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। अवकलन आप लिख सकते हैं, अवकलन करने पर इसका हम अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो ये हमारा d φ2 अपान dt हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा d अपान dt, ये लिखा जाएगा और यम I1 रहेगा ही रहेगा। इसको और ठीक करेंगे तो ये हमारा भाई इसको लिखेंगे d φ2 अपान dt बराबर m आगे लिख देंगे और ये हमारा आ जाएगा d I1 अपान ये dt हो जाएगा। आप जानते हैं d φ2 अपान dt जो होता है भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो ये हमारा आ जाएगा E2 बराबर ये m रहेगा ही रहेगा और ये हमारा d I1 अपान dt हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमें अन्योन प्रेरण गुणांक यम निकालना है, तो हमारा यम बराबर जो होगा भाई E2 ये हमारा ऊपर हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा d I1 अपान dt हो जाएगा, तो ये हमारा m जो है अन्योन प्रेरण गुणांक जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? अब एक काम करते हैं, यदि di अपान dt बराबर 1, अगर इसका मान एकांक मान लिया जाए तो भाई इतने का मान 1 कर लेंगे तो हमारा m बराबर ये हमारा E2 जो है प्राप्त हो जाएगा।
तो यही तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्राथमिक कुंडली में भाई दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है भाई यम अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर। भाई दूसरी E2 क्या है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब होता है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। भाई जो प्राथमिक कुंडली हमारा DI क्या लिखा है, dI1/dt लिखा है, मतलब प्राथमिक कुंडली में जो हमारा धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक है, एक मान लिया जाता है, तब हमारा जो है ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। समझ में आया, भाई E2 लिखा है तो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और यम जो है ये इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है भाई, फ्लक्स परिवर्तन उतना ही होगा जितना प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। तो अब जो है ये phi2 बराबर, इसको समानुपाती हटाओगे यम लाएंगे क्योंकि हमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताना है, तो ये यम रखेंगे, यम I1 हो जाएगा, अवकलन करोगे तो भाई इसको dt द्वारा अवकलन करें, d phi2/dt बराबर हो जाएगा d/dt यम I1 हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो ये इसको जो है भाई इसको इधर लाएंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हमारा बनेगा और d phi2/dt बराबर E2 हो जाएगा, कोई विद्युत वाहक बल होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होती है, और ये यम हो जाएगा और ये इतना आ जाएगा। हमें यम निकालना है तो यम बराबर ये मिल जाएगा। अगर हम dI/dt का मान जो है 1 कर देंगे तो ये हमारा विद्युत वाहक बल के बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा। ठीक, अब इसकी अगर हम मात्रक की बात कर लेते हैं तो इसका जो मात्रक होता है ये होता है हेनरी, इसका भी मात्रक जो होता है हेनरी होता है, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। और रही बात इसकी बीमा की, अगर हम बीमा देखा जाए तो इसका बीमा भी याद कर लेना, यम L² T-2 और A⁻², ये जो है इसकी बीमा जो है निकल के आ जाएगी, इसको याद कर लेना, बड़ा आसान है, यम L² T-2 A⁻², ये इसका जो है बीमा निकल के आ जाएगा, याद कर लेना, बड़ा आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से बच्चे जितने भी टॉपिक्स इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी टॉपिक्स पर हमने जो है बारी बारी करके चर्चा कर लिया है, कोई भी टॉपिक्स इसमें नहीं बचा है। उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।